एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स में कौन कौन सी बातें हैं जो प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि पेशेंट का एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल होगा या नहीं, एंजियोप्लास्टी में स्टेंट चलेगा या नहीं, एंजियोप्लास्टी के दौरान रीब्लॉकेज आएगा या नहीं, एंजियोप्लास्टी के दौरान पेशेंट की मृत्यु होगी या नहीं, एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट को प्रॉब्लम्स आएगी या नहीं, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स जो प्रेडिक्ट करते हैं कि एंजियोप्लास्टी में सक्सेस होगा या नहीं, ये आज का टॉपिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि ब्लॉकेज है, एंजियोप्लास्टी करना है, ये एंजियोप्लास्टी और वो एंजियोप्लास्टी में कोई खास फर्क तो है नहीं। तो अगर कोई भी पेशेंट ब्लॉकेज लेके आ रहा है, उसका एंजियोप्लास्टी हुआ, तो मन के लोग चलते हैं कि उसमें प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं आनी चाहिए। हर आदमी मान के चलता है कि मेरे रिलेटिव का एंजियोप्लास्टी हुआ था, वो बहुत अच्छा हुआ था, ये पर्टिकुलर डॉक्टर ने या ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जो एंजियोप्लास्टी की वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, या इसमें स्टेंट में रीब्लॉकेज आ गया तो शायद डॉक्टर ने अच्छी क्वालिटी का स्टेंट नहीं डाला, या अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं किया, या अच्छे से स्टेंट नहीं डाला। तो ये सारी चीज़ों को लोग जज करने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि किन किन चीज़ों पे एंजियोप्लास्टी का सक्सेस रेशियो डिपेंड करता है, और क्या हर एंजियोप्लास्टी सेम होती है। क्या हम ये मान सकते हैं कि 100 लोगों को हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो सबके रिजल्ट्स लगभग सेम ही आने चाहिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं, बहुत सारे नॉन प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी में सक्सेस रेशियो कैसा होगा। सबसे पहले प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स। प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स में पेशेंट की किस तरह की एंजियोप्लास्टी, कितने ब्लॉकेजेस है, कितना टाइट ब्लॉकेज है, कितना उसमें कैल्शियम है, नली कितनी टॉर्चुअस या टेढ़ी मेढ़ी है, नली कितने एंगल पे आ रही है, नली जिस जगह पे हमें स्टेंट कर रहा है उसके पहले का पोर्शन कैसा है, उसके बाद का पोर्शन कैसा है, कितना प्रॉक्सिमल है, कितना डिस्टल है, जहाँ पे वो ब्लॉकेज है उसके आगे और पहले कितनी ब्रांचेस आ रही है, या उस पॉइंट पे कोई ऐसी ब्रांच आ रही है कि नहीं। वो ब्रांच अगर आ रही है तो ब्रांच के टिप में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ब्रांच का टिप भी डिजीज तो नहीं है, क्योंकि स्टेंट मेन ब्रांच में करोगे तो उससे कचरा साइड ब्रांच में खिसक सकता है। ब्रांच ब्लॉकेज जो है वो फ्रेश है या पुराना है, यानी अगर ताज़ा ब्लॉकेज है तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा, जुरा या पुराना ब्लॉकेज है तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, उसे क्रॉनिक टोटल ओक्लूजन बोलते हैं। तो वैसे केसेस में सक्सेस रेशियो कंपैरेटिवली कम होगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है या डिसाइड करती हैं कि प्रोसीजर का सक्सेस रेशियो कैसा होगा। ये प्रोसीजर रिलेटेड टॉपिक्स है। बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है कि जो टफ एंजियोप्लास्टीज है या कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज है, या एंजियोप्लास्टी की टेक्स्ट बुक में जिन्हें हम डिफ़िकल्ट एंजियोप्लास्टीज बोलते हैं, वो कंपैरेटिवली रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं देगी। वो कंपैरेटिवली रिब्लॉकेज का चांस ज़्यादा होगा। जितना लॉन्ग स्टेंट होगा, जितना फैली बीमारी होगी, जितनी पतली नलियाँ होंगी, उतना प्रोसीजरल सक्सेस रेट आपका ज़्यादा खराब मिलेगा। जितना सिंपल एंजियोप्लास्टी होगा, एक आध जगह पे ब्लॉकेज होगा, जितना शॉर्ट ड्यूरेशन में आप एंजियोप्लास्टीज को फिनिश कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्रोसीजर रिलेटेड सक्सेस आपका ज़्यादा मिलेगा। अब इसके अलावा प्रोसीजर के अलावा पेशेंट की जो कंडीशंस है उसमें हार्ट रिलेटेड क्या इश्यूज है, उस पर बात करेंगे कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रोसीजर का सक्सेस रेशियो कितना होगा। अब पेशेंट का हार्ट रिलेटेड इश्यूज ये है कि पेशेंट का पंप फंक्शन कितना है। जिनका लो पंप फंक्शन है उनका रिस्क ज़्यादा होगा, जिनका हाई पंप फंक्शन है उनका रिस्क कम होगा। यानी प्रोसीजर के दौरान गलती में अगर लो पंप फंक्शन वाले में कुछ भी अगर होती है, स्लो फ्लो होता है या कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो लो पंप फंक्शन वाले पेशेंट की मृत्यु होने का चांस या प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विद इन सेकेंड्स भी वो आदमी खत्म हो सकता है। लेकिन जिनका पंप फंक्शन अच्छा है, वह थोड़ा बहुत भी अगर प्रोसीजर के दौरान बीपी या शुगर फ्लक्चुएट करता है, या पेशेंट की कंडीशन फ्लक्चुएट करती है, या सडन कोई एरिथमिया होता है, तो पेशेंट आपको टाइम ज़्यादा देगा, आप ट्रीट ज़्यादा ईजिली कर पाओगे। जो लोग की नलियाँ कोलैटरल डिपेंडेंट रहती हैं, वो सब में सक्सेस रेशियो कंपेरेटिवली कम रहता है। यानी कि एक नली बंद हो गई और दूसरी नली पर वो डिपेंडेंट है, तो वैसे में क्या है, जब भी स्टेंट करने जाते हैं तो कुछ सेकंड्स में भी जब हम स्टेंट इन्फ्लेट करते हैं, या पेशेंट को स्लो फ्लो या अरिथमिया होता है, तो पेशेंट सडनली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जान जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में इलेक्ट्रिकल अनस्टेबिलिटी हो, यानी कि रिदम बार बार चेंज हो रही है, बार बार उसको धड़कन अनियमित हो रही है, उसमें भी रिस्क ज़्यादा होगा। किसी पेशेंट को वैल्व का भी साथ में अगर प्रॉब्लम है, वैल्व लीकेजेस वैसे हैं या वैल्व में रुकावट है, तो वैसे पेशेंट को भी प्रोसीजर के दौरान भी रिस्क होगा और प्रोसीजर के बाद भी लॉन्ग टर्म सिम्टम रिलीफ उतना अच्छा नहीं मिलेगा। कोई अगर कंडक्शन ब्लॉक्स भी हैं, पेशेंट का क्यूआरएस अगर वाइड है, तो वैसे केसेस में एंजियोप्लास्टी का सक्सेस रेशियो कंपेरेटिवली कम मिलेगा। पेशेंट जब आता है तो उसके ईसीजी में कितना बुरे चेंजेस है, वो भी काफ़ी हद तक डिसाइड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी का सक्सेस रेशियो कितना रहेगा।
सिम्टम्स का देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली जिस पेशेंट को चेस्ट पेन ज़्यादा है, जिस पेशेंट को धड़कन का प्रॉब्लम ज़्यादा है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स है, उसमें सक्सेस रेशियो कम रहेगा, क्योंकि आप मान के चलिए कि वो पेशेंट कंपेरेटिवली अनस्टेबल है। अनस्टेबल पेशेंट में सिम्टम का मतलब सक्सेस का रेशियो कंपेरेटिवली कम होगा, स्टेबल पेशेंट में ज़्यादा होगा। किसी को साथ में अगर ब्रेन का प्रॉब्लम है या ऑल्टर्ड सेंसोरियम में है या ऑलरेडी कोई लकवा वगैरह हो चुका है, तो ऑब्वियसली वैसे पेशेंट में एंजियोप्लास्टी ज़्यादा कई बार करने का भी मतलब नहीं होता, सक्सेस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हार्ट के अलावा कौन से पैरामीटर्स है, कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का रिस्क कैसा होगा। इसमें पेशेंट का एज, अगर एज ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा होगा, एज कम है तो या मीडियम एज है तो कंपेरेटिवली कम होगा। बहुत यंग में भी मतलब कोई बच्चे में अगर आप कर रहे हो ऑब्वियसली तो बहुत रिस्क होगा, अदरवाइज 15-20 साल से लेके 45-50 तक आप प्लास्टिक करोगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। उससे उम्र दराज पेशेंट में नलियों में कैल्शियम जमा हो जाता है तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। डायबिटीज का लेकिन डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में मल्टीपल ब्लॉकेजेस होते हैं, मल्टीपल नलियों में ब्लॉकेज होती है, फैली हुई बीमारी होती है, तो रिस्क होने का चांस ज्यादा होता है। स्टेंट में रीब्लॉकेज और क्लॉटिंग का चांस भी ज्यादा होता है। सेम चीज कोलेस्ट्रॉल वाले केस में भी आप सोच सकते हो कि जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है उतना रीब्लॉकेज का चांस तो ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर का। अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो रिस्क कई गुना ज्यादा होगा। अगर पेशेंट ऑलरेडी कार्डियोजेनिक शॉक में है तो रिस्क उसका कई गुना ज्यादा होगा। एंजियोप्लास्टी के दौरान अगर शॉक में पेशेंट है तो मृत्यु दर 80-90% तक भी जा सकता है। नॉर्मल बीपी है तो रिस्क कंपेरेटिवली कम रहेगा। थोड़ा हायर साइड पे बीपी मेंटेन रहे तो पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के दौरान थोड़ा ब्लड प्रेशर तो कम होता ही है जब भी हम बॉडी में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम अगर है तो कॉन्ट्रास्ट जो हम देते हैं उससे किडनी का प्रॉब्लम वर्सन होने का चांस बढ़ जाता है, कंडीशन बिगड़ने का चांस बढ़ जाता है। लंग्स का प्रॉब्लम है तो हार्ट फेलियर अगर पेशेंट होता है, लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो सैचुरेशन बहुत जल्दी ड्रॉप हो सकता है, बिगड़ सकती है हालत। वजन अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा वजन है तो डेफिनेटली उसका एंजियोप्लास्टी करना मुश्किल होगा। आपको स्टेंट्स और नलियों की कंडीशन बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देगी, मशीन की एक्सरे बीम बॉडी को प्रॉपर्ली पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, आपका प्रोसीजर सक्सेस रेशियो काफी कम हो जाएगा। अगर किसी का वजन बहुत कम है तो डेफिनेटली उसको भी थोड़ा रिस्क होगा, क्योंकि उसमें दवा से रिलेटेड रिएक्शन होने का चांस, कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड किडनी डैमेज होने का चांस, ये सब थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसके अलावा किसी का जितनी कोमॉर्बिड कंडीशंस होंगी, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री वगैरह है या किसी का बॉडी वेट कम ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा कुछ हद तक आपके स्टेंट रीब्लॉकेज के चांसेस को अफेक्ट करती है, हालांकि डायरेक्टली एंजियोप्लास्टी सक्सेस को उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है अक्यूट क्राइसिस के दौरान अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, एंजियोप्लास्टी करवाता है, तो वैसे का सक्सेस रेशियो काफ़ी कम रहेगा। अक्यूट हार्ट अटैक के दौरान हार्ट भी बहुत सेंसिटिव रहता है, एंजियोप्लास्टी में क्लॉट भी बहुत ज़्यादा होता है, नली खुलने के दौरान धबकारे की अनियमितता होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। खासकर अगर बीपी बहुत लो हो तो मृत्यु का चांस ऑलमोस्ट 80-90% तक भी जा सकता है। रेगुलर वॉक इन पेशेंट में जब स्टेबल पेशेंट होता है तो एंजियोप्लास्टी में रिस्क 1% होता है, 1-2%। वहीं अनस्टेबल पेशेंट या अक्यूट क्राइसिस में आप जब एंजियोप्लास्टी करते हो तो रिस्क मिनिमम 10% होता है, मैक्सिमम 90% तक जा सकता है अगर शॉक में पेशेंट है तो अक्यूट क्राइसिस फेज में रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर पेशेंट को बॉडी का कोई इन्फेक्शन हो, अक्यूट किडनी का डैमेज हो, अक्यूट लंग्स का डैमेज हो, अक्यूट लंग्स में पानी भर गया हो, कोई लकवा हो गया हो, पेशेंट गफलत की हालत में हो, कोई बॉडी में कोई क्लॉट्स वगैरह हो, डीपीनेस थ्रोम्बोसिस वगैरह हो, इस तरह की चीज़ें जब भी अगर साथ में होंगी तो रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा और ड्यूरिंग प्रोसीजर या प्रोसीजर के बाद पेशेंट का मृत्यु होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। प्रोसीजर के दौरान भी सक्सेस रेशियो कम होगा, दवाओं के साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी कई गुना ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी अगर खराब है, बहुत ज़्यादा एसी चेंजेस है, क्यूआरएस बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा हार्ट फेलियर के साइंस और चेम्बर डायलेशन है, तो डेफिनेटली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सक्सेस कम होगा। उसी तरह इको में भी अगर पंप क्षमता कम है, अगर पेशेंट का हार्ट डायलेटेड है, वैल्स खराब है, हार्ट में छेद हो गया है, तो सक्सेस रेशियो कम होगा। अगर टीएमटी में पेशेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस है तो वो इंडिकेट करेगा कि मल्टीपल ब्लॉकेजेस है। एफर्ट टॉलरेंस अगर पेशेंट का कम है तो वैसे में आपका प्रोसीजरल सक्सेस रेशियो कम होगा, हालांकि बहुत क्लियर कोरिलेशन इसका उतना अच्छा नहीं है। एंजियोग्राफी फाइंडिंग्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जितनी फैली हुई बीमारी है, जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, जितना कैल्शियफाइड ब्लॉकेज है, जितनी टेढ़ी मेढ़ी नली है, जितनी फैली हुई बीमारी है, जितना डिस्टल ब्लॉकेजेस है, बाइफर्केशन लेजन है, तो उसमें पेशेंट का सक्सेस रेशियो कम होगा। जिस पेशेंट को पहले बाईपास सर्जरी हुआ है तो वैसे में भी सक्सेस रेशियो कम होगा।
इसके अलावा हॉस्पिटल रिलेटेड फैक्टर्स की बात करेंगे। हॉस्पिटल रिलेटेड फैक्टर्स में आप किस हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे आईसीयू फैसिलिटी कितनी अच्छी है, कैथ लैब कितनी अच्छी है, कैथ लैब की मशीन कितनी अच्छी है, कार्डियोलॉजिस्ट कितना अच्छा है, कार्डियोलॉजिस्ट को कितना एक्सपीरियंस है, उसका कितना स्किल है, किस तरह के केसेस वो हैंडल पहले कर चुके हैं, किस तरह के केसेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो सारी चीज़ें भी बहुत हद तक डिसाइड करेगी कि सक्सेस रेशियो कितना होगा। ऑपरेशन के दौरान अगर कंडीशन बिगड़ती है तो एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है या नहीं, ये भी कई बार इन्फ्लुएंस करता है। वेंटिलेटर अवेलेबल है कि नहीं। तो ऑब्वियसली वैसे ज़्यादातर सेंटर्स जहाँ कैथ लैब होता है वहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तभी वो सेंटर्स को कैथ लैब की परमिशन मिलती है और तभी वो सेंटर्स को कैथ लैब वो रन कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेंटर्स में इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ पेरिफेरल सेंटर्स में जहाँ बहुत दूर दराज एरिया में कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट आके बीच बीच में केसेस करके जाता है, या ऐसे सेंटर्स है जहाँ रेगुलर बेस पे केसेस नहीं होते, बहुत कम नंबर्स के केसेस होते हैं, महीने में 10-5 प्लास्टी होती है, वहाँ पे कंपेरेटिवली आपको केयर उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। सक्सेस रेशियो कंपेरेटिवली आपका खराब होगा एज कम्पेयर टू उन सेंटर्स में जहाँ फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी है, जहाँ ज़्यादा बड़ा सेटअप है, जहाँ रेगुलर बेस पे केस होता है, मल्टीपल कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है और ज़्यादा स्किल्ड और सीनियर एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे एज कम्पेयर टू वो सेंटर्स में जहाँ उतना अच्छा नहीं है। कुछ मेडिसिन रिलेटेड फैक्टर्स हैं। एंजियोप्लास्टी से पहले खून पतला करने की कौन सी दवा दी गई, वो खून पतला करने की जो दवा दी गई उसका कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, वो दवा जो आपको दी गई है उसका कोई साइड इफेक्ट्स या कोई प्रॉब्लम्स या कोई दूसरे इश्यूज तो नहीं हो रहे उस दवा से रिलेटेड, पहले से पेशेंट को कोई कॉन्ट्रास्ट एलर्जी का इशू तो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी कई बार डिसाइड करती है कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के दौरान और उसके बाद रीब्लॉकेज आएगा नहीं। पेशेंट दवा ले भी रहा है कि नहीं, वो भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि पेशेंट अगर दवा नहीं ले रहा है तो भी बड़ा इशू हो जाता है, लॉन्ग टर्म स्टेंट में रीब्लॉकेज होने का चांस बढ़ जाता है। पेशेंट अगर दवा एक दिन छोड़ के खा रहा है या मिस करके खा रहा है, या दवा का डोज कई बार उसको ले रहा है नहीं ले रहा है, कई बार ऐसा है कि कोई पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है तो वो कुछ दवा उसको दे नहीं पाते हैं, कुछ में साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी हो रहे होते हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हम दे नहीं पाते हैं, वो सब पेशेंट में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होने का, कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर या रूटीन पेशेंट्स। लास्ट में लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जो लोग रेगुलर अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, वजन नहीं उनका ज़्यादा नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा विग्रस और एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग को कोई व्यसन नहीं है, अभी शराब गुटखा तंबाकू ये सब चीज़ें वो नहीं लेते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी है, मेंटल स्ट्रेस बहुत अच्छा नहीं है, योगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, नींद अच्छी रखते हैं, वो सारे लोग को स्ट्रेस कम होगा। और ये सारी चीज़ें जो नहीं करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे बैठे का जीवन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ध्यान चीज़ों का नहीं रखते हैं, डाइट प्रॉपर नहीं लेते, उनको प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और लास्ट में ऑब्वियसली हम वही डिस्कस करेंगे कि लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बहुत सारी सिंपल प्लास्टीज में भी किस्मत खराब हो तो गड़बड़ हो जाती है, और कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लास्टी में भी सब कुछ अच्छा रहे तो किस्मत साथ दे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सब कुछ सही होने के बाद भी लक फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से प्रोसीजर में सक्सेस होगा या नहीं वो डिसाइड होता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि सक्सेस होगा या नहीं। लोग कई बार हर प्लास्टिक को सेम या बराबर तरह से एक ही तराजू में तोलते हैं, इसकी वजह से उन्हें कन्फ्यूजन होता है, वो हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं और उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये प्रोसीजर और दूसरे प्रोसीजर में क्यों फ़र्क है, क्यों किसी में खर्चा ज़्यादा लग रहा है, क्यों किसी में ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और किसी में लॉन्ग टर्म सक्सेस रेशियो किसी में कम या ज़्यादा क्यों आ रहा है। ये चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सिर्फ एक ही फैक्टर इसमें जरूर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों पर ये बात निर्भर करती है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई और पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई यूट्यूब लाइव सेशन करते हैं और कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग ये सारा कंटेंट को बहुत डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसपे सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। और हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है, तो आप उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाकर उस पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे तो आपको कंटेंट ईजिली मिल जाएगा बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत करें। थैंक यू।